अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर क्रोमोसोम एंड डीएनए की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, डब्ल्यू सर्टन एंड थियोडोर ऑब्जर्व दिस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। दो साइंटिस्ट का नाम बताया जा रहा है, डब्ल्यू सर्टन एंड थियोडोर। उन्होंने क्रोमोसोम के किस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया? ऑप्शन ए फॉर्मेशन, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी स्टैनिंग एंड ऑप्शन डी रेप्लिकेशन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें एक ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी बी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम को सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था डब्ल्यू सर्टन और थियोडोर ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखिएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर पूरा डिटेल लेक्चर हमने जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में डिस्कस किया है। अब हमें बताना है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए गैमेट्स डू नॉट make equal heredity contribution. Option B, chromosomes segregate during meiosis. Option C, nucleus is the room of heredity material. Option D, gametes have only one copy of homologous chromosome. तो इसमें से हमें बताना है करेक्ट आंसर के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गैमेट्स डू नॉट मेक इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। जबकि क्रोमोसोमल थ्योरी में हमने बात की थी, मेंडल्स ऑफ सेग्रीगेशन में बात की थी कि गैमेट्स जो है वो इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान सेपरेट होते हैं, बिल्कुल इसका जिक्र है। न्यूक्लियस इज द रूम ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। इसमें यह भी बताया गया था कि स्पर्म जिसके अंदर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट बहुत छोटा सा है, ओवम जिसमें साइटोप्लाज्म वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, और दोनों इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। इसका मतलब हेरिडिटी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। ये भी पार्ट बिल्कुल सही है। डी में कहा जा रहा है गैमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के पास गैमेट्स की एक जो है वो कॉपी होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बाकायदा मौजूद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? नॉट द पार्ट। तो गैमेट्स डू नॉट मेक हेरिडिटी इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, जबकि इसमें है गैमेट्स मेक इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। इक्वल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इनका होता है। तो ए इज द नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी पूछा जा रहा है, तो ए आंसर है। न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम हैव्स टू। न्यूली फॉर्म नया क्रोमोसोम बनता है, उसके कौन सी दो चीज़ें होती हैं? क्रोमैटिड्स, हेट्रोलोगस, सेंट्रोमेयर या पेयर्स। तो न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम जो होता है उसके दो क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रोमेयर एक ही होता है जबकि क्रोमैटिड्स दो होते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर एंड टू लूप्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। हिस्टोन ऑक्टामर यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो डुप्लेक्स होता है, इसके दो लूप मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर पढ़ा था। क्रोमोमेर, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम या हेट्रोक्रोमैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, न्यूक्लियोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच इज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन इज। डीएनए का छोटा सा पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीनोम, ऑप्शन बी लॉकस, ऑप्शन सी जीन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, जीन इज द करेक्ट आंसर। जीन के पास, जीन जो है वो डीएनए का छोटा सा पार्ट्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन मॉडल द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट इन कंजर्व कोड। रेप्लिकेशन मॉडल के मुताबिक देखिए, हमने कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, अलग मॉडल्स जो हमने डिस्कस पढ़े थे ना। अब इसमें ये कौन सा मॉडल है जिसमें डबल डुप्लेक्स जो है, द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट इन कंजर्व, दोनों हेलिक्स जो है वो बरकरार रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, उस मॉडल को क्या कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेमी कंजर्वेटिव, बी में कहा जा रहा है कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिस्पोज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो ये आपने 3 मॉडल वाला जो लेक्चर आपने सुना होगा, ये कंजर्वेटिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या है? एक सेम रहता है और एक नया बनता है। इसमें क्या है? दोनों सेम रहते हैं। तो ये क्या है? कंजर्वेटिव मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है
अ प्रोटीन विच प्रिवेंट्स द रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन फॉर्क, वो प्रोटीन जो रेप्लिकेशन फॉर्क को दोबारा बाइंड होने से क्या करता है, रोकता है। उस प्रोटीन का नाम बताना है, डीएनए हेलिकेज, लाइगेज, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्राइमेज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी इज द करेक्ट आंसर। ये डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो आपने लेक्चर सुना होगा उसमें इसका बाकायदा डिटेल जिक्र मौजूद है। द डीएनए स्ट्रैंड विच कंटिन्यूसली रेप्लिकेट इन द डायरेक्शन 5 to 3, वो डीएनए स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेट करता है, उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर या ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट से जाकर बनता है। प्राइमर जो होता है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का जो है, प्राइमर जो है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड की बेस पे बने होते हैं। और ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो जुड़कर लेगिंग फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूसली की बात हो रही है, लीडिंग स्ट्रैंड। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का पूछा जाए तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से पूछा जाए जो 10-10 न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ के बनते हैं तो वो प्राइमर हो गया, ठीक है। और ओकाज़की फ्रेगमेंट से जुड़कर जो बनने वाला स्ट्रैंड होता है वो लेगिंग स्ट्रैंड होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस का पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है process where information present one gene is used to produce a functional product by living organism called, वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो जीन में होता है, वो जीन अपनी इंफॉर्मेशन के नतीजे में यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, जीन एक्सप्रेशन इज द करेक्ट आंसर, और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन के ही स्टेप्स हैं। Next, the set of rule used to store the genetic information within a DNA for particular protein synthesis is called, हमने कहा जो set of rules जो है used to store genetic information जो है set of rules, यानी जो DNA के अंदर छोटे छोटे जो कॉम्बिनेशन बनी हुई होती है, उन कॉम्बिनेशन के जरिए क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जो बनाया जाता है उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, जीन, जेनेटिक कोड्स, कोडोन या एंटी कोडोन। द सेट ऑफ रूल्स यूज टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है विद इन अ डीएनए फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो डीएनए मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं। जीन तो एक ब्रॉड टर्म हो जाएगी ना, जीन में तो बहुत सारी, अब जीन के छोटे छोटे हिस्से हैं। अब जेनेटिक कोड्स, कोडोन या एंटी कोडोन, कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास होता है, एंटी कोडोन जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए के पास होता है। तो ये दोनों भी हट गए, जीन भी हट गए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, जेनेटिक कोड इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर इस चैप्टर की एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन जो है वो मुकम्मल हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।